तो वी आर कंटिन्यू दैट लेक्चर ऑनली। क्लास 11 को कंटिन्यू करने वाले हैं। और क्लास 11 में हम लोगों ने गॉस लॉ देख लिया था, रिमेम्बर, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। Now this Gauss Yes. law is based on scientist named Gauss. Sir. Walaikum Assalam. And this law is based on electric field intensity. With the help of this law, we can easily calculate electric field intensity. Now the question is कि electric field intensity क्या है? Anyone? देखो मान लो ये जो कॉन्सेप्ट बना वो मैग्नेट से रिलेटेड ही है। बोलते हैं कि अगर मान लो एक वायर है, सपोज ये वायर है और इस वायर में से करंट पास कर, अगर वायर में से करंट जाएगा तो उसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। अब मान लो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब में कोई बंदा पर्सन खड़ा है और अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है तो उस रेंज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So Gauss law explain how we are can calculate electric field intensity. You can use my formula. उसने एक formula बता दिया। तो उसके फॉर्मूले में कुछ symbols हैं। We can see that symbol. That phi is called flux. Flux के बारे में, flux को field भी बोल सकते हैं। अभी अभी मैंने एग्जांपल दी, किसी वायर के आसपास जो फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ही बोलते हैं फ्लक्स। ओके, पर फ्लक्स को मैंने और डिटेल में क्लास 11 में अच्छे से समझाया था। तो फ्लक्स क्या है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो ना। तो Q इज रिप्रेजेंट द चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास है, राइट एग्जांपल वायर है, सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल प्लेट है और उस पर चार्ज प्रेजेंट है के सरफेस पर, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ Q, है ना। एक और चीज व्हाट वी स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन सरफेस चार्ज। देखो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ सरफेस पे ही होंगे, उसके अंदर नहीं होंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे। जो भी होंगे कहाँ पे होंगे? सरफेस पर, यानी बाहर होंगे। यानी अंदर चार्ज क्या रहेंगे? अंदर चार्ज ऑलवेज वी आर टेकिंग जीरो। किसी भी सेंटर में चार्ज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ का एग्जाम्पल लूँ तो तुमने पिक्चर में बहुत बार सुना होगा सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होती है? ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी सिर्फ सरफेस पर होती है। अगर कोई पर्सन सरफेस पे चलता है तो ही वो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर सकता है। पर अगर आप खुदाई करके अर्थ के अंदर चले जाते हो, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, अर्थ के अंदर जो सेंटर में ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, सेम थिंग इज एक्सप्लेनिंग। सरफेस is only having charge. When you are going inside depth of this, you are getting no charge. That means charge is zero. Second thing, if we are moving out, if charge is moving out, यहाँ पे ये भी words है, if charge is moving out away from the sphere, that charge is called positive charge. Clear? Though charge is moving away from that sources, that charge is called positive charge. If charge is coming from the source है, मान लो ये सोर्स है और चार्ज सोर्स के नियर आ रहा है, तो समझ जाओ वो चार्ज कौन सा है? दैट चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही पता चला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसको बेटर एक्सप्लेनेशन चार्ज के बारे में किसने किया है? कूलम्स ने किया है। तो हम लोग कूलम्स की भी काफी हेल्प लेंगे, कूलम्स लॉ की। वी ऑलरेडी नो अबाउट कूलम्स लॉ। नाउ कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम। रिमेंबर ना, जब मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास 11 में, मैंने बोला था कि दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें ग्रेविटेशन में फोर्स की बात होती है, इसमें भी फोर्स, लेकिन चार्ज के बेस पे फोर्स होता है। याद है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला सभी को? क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2। ये तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से बता रहा हूँ, ये था वो फॉर्मूला। करेक्ट? तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन में हो गया। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने क्या, व्हाट वी स्टडी इन इंट्रोडक्शन पार्ट के गॉस लॉ वी ऑलरेडी नो। नाउ इन दिस चैप्टर वी अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉस लॉ ऑफ सिमेट्रिक चार्ज फील्ड। सिमेट्रिक मतलब जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली हर जगह से इक्वली निकल रहा हो। और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ऐसे जो कुछ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाती है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले फॉर्मूले में देख ले, दिस इज चार्ज। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? परमिटिविटी मीडियम
परमिटिविटी मीडियम है ऑफ वैक्यूम। मतलब क्या है कि आपने वो जो एक्सपेरिमेंट किया है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ भी चीज अंडरस्टैंड किया तो आपने किधर अंडरस्टैंड किया, वेर यू आर स्टडी दिस चार्ज थियरी, चार्ज कॉन्सेप्ट, तो वी कैन से दैट हम लोग वैक्यूम में देख रहे हैं। हम तुमने देखो साइंटिस्ट ऑलवेज कंप्लीटेड देयर एक्सपेरिमेंट इन ए वैक्यूम। व्हाई दे आर यूजिंग वैक्यूम? बिकॉज उनका थॉट क्या है, अगर वैक्यूम में कोई चीज प्रॉपर काम करती है तो उसका बिहेवियर हर जगह एक जैसा ही होगा। ठीक है, देखो चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच इज नॉट डिपेंड अपॉन एयर एनी, है ना, एयर और एनी मीडियम। चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम पे रिक्वायर नहीं होती, तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह इक्वली जाने वाला। अंडरस्टूड? एयर से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इसी से लिंक करके ई डॉट डी एस। यहाँ पे ई क्या है, दैट ई इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज डी एस? डी एस इज रिप्रेजेंट द स्मॉल एरिया। ठीक है, understood? So if you are asking sir how we are getting this formula, so we already done this formula in class 11. Okay, anyone having any doubt regarding to introduction part? So we are going to next 8.2 application in Gauss. Clear everyone? Waqas, Tawassul, clear? Yes, sir. Clear. Okay, we are going to next concept. Yes, sir. ये ब्लू कलर पार्ट में इतना important concept नहीं लिखा हुआ, so we are going to next site heading is 1 minute. Mouse का issue है। स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है ना। 1 minute. कौन आया अभी? अरफा। सब लेट ज्वाइन करते हैं ना अभी। मेरा माउस का एक मिनट ना बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज हो रहा है, तो मुझे एक मिनट चेक करना पड़ेगा क्या हो गया इसको, ऐसा क्यों कर रहा है। स्टिल डूइंग द सेम बिहेवियर है, तो इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा, तो इसका काफ़ी स्ट्रेंज बिहेवियर हो रहा है। अच्छा, जब तक मैं ब्लू कलर लाइन पढ़ा देता हूँ। ब्लू कलर लाइन में क्या एक्सप्लेनेशन है, व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग? दे आर एक्सप्लेनिंग हाउ वी आर फाइंडिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो उसके लिए कॉमन स्टेप्स ये कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ये देखो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट लीनियर है, सरफेस वाला है, वॉल्यूम बेस पर है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। सेकेंड चीज, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो योर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, विजुअलाइज देयर सरफेस, सरफेस कैसा है उसको अंडरस्टैंड करो। सेकंड थिंग, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच इज अननोन। हाउ वी आर कैलकुलेट दिस? विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ना हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्री के बेस पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। एंड इसके बाद कैलकुलेट की। आई होप सिंपल स्टेप्स है और वो स्टेप अप्लाई करने वाले। तो मैं वापस से वो ऐप को चालू करता हूँ एंड अगेन वी आर टेकिंग दैट पार्ट। तो सेकंड टॉपिक इज दिस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ना एप्लीकेशन, ना वी आर अप्लाई, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई कि आप जो अप्लाई करो किस पे कर रहे हो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए हुए हैं ना वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले, इन्हें ऐसा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है। So this is our first condition. So we are taking our first condition. यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। कौन है? शेख नोमान। Now first application we are applying. तो फर्स्ट एप्लीकेशन किसके बेस पर है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल ई, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल चार्ज। एक स्फेरिकल शेल दिया है, दैट मीन्स हॉलो स्फेयर दिया है, उसमें आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वही तो गॉस लॉ है। गॉस लॉ से हम लोग ने क्या लर्न किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, करेक्ट ना। तो चलो डायग्राम ले लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर सके। ये है अपना डायग्राम, here we are taking this diagram। तो मैं कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगा दूँ, इधर ही सही रहेगा, परफेक्ट। चलो डायग्राम में बेसिक पार्ट देखते हैं। ये इसका सेंटर है, द सेंटर इज रिप्रेजेंट बाय ओ, फ्रॉम सेंटर टू इस, ये जो तुमको दिख रहा है जिसपे चार स्क्वायर दिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। उस सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। आर रिप्रेजेंट द रेडियस, ठीक है। उसके बाद तुम लोग ये डॉट दिखाई दे रहा है, हाँ स्टूडेंट, दिस हाँ डॉट सर। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर बात, अगर चार्ज किसी चीज में प्रोड्यूस होते हैं तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस होगी, राइट ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी लग रहा है उसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया हूँ। इस पॉइंट पी का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब देखो एरिया बड़ा नहीं है, बहुत स्मॉल है, दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग देयर एरिया बाय स्मॉल डी एस। नाउ डायग्राम इज विजिबल एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब देखो ये जो एरो क्या बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जितनी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस डायरेक्शन, यानी हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। इफ दे आर सेम तो कैन वी से दैट दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। चलो सारी कंडीशन वी अंडरस्टैंड ना। यहाँ पर जरा ध्यान देना, अभी मैं एक चीज एक्सप्लेन करा जो ऑलरेडी हो चुका है। ये है अपना स्मॉल एरिया जो यहाँ पर तुमको दिख रहा है पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है और उसका एरिया है। तो एरिया है डी एस, दिस इज एरिया, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, उस एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। तो मान लेते हैं ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस एरिया के कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर। अगर मैं हर एक जगह से एरिया को दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है हर जगह से, करेक्ट, ठीक है। और अगर मेरे को एरिया रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, बाय लाइन, टेंजेंट लाइन खींच के, पता है ना। ये टेंजेंट लाइन किसको बता रही है, एरिया को, डीएस को। अगर मैं ये देखो ये वर्टिकल जा रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डीएस एरिया में भी होगी। अगर ये दोनों मिलकर कोई एंगल बनाते हैं तो मैंने याद है मेरे को आप तुम लोग को बताया था, अगर यहाँ पे ई है और एंगल के करीब मुझे ई का पावर दिखाना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ पावर होगा ई का, तो उस ई के पावर को मेरे को कैसे दिखाना पड़ेगा, ई कॉस थीटा करके। यानी इस एरिया में जो तुम्हारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, डी एस ई कॉस थीटा। आप आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा कि इस एरिया में ई कॉस थीटा क्यों आया, डी एस ई कॉस थीटा क्यों आया। किसी को डाउट आया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है। ये हमारा एरिया है, मैंने एरिया को कैसे एक्सप्लेन किया, एक टेंजेंट लाइन खींचा, मैं बहुत सारी टेंजेंट लाइन खींच खींच के एरिया बता सकता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस पे भी होगी। तो अगर एंगल यहाँ है तो हम लोग एंगल के करीब हमेशा क्या लेते हैं, ई कॉस थीटा, और एंगल से दूर जाएंगे तो ई साइन थीटा। रिमेंबर ना स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट आया, तबस्सुम, वकास, नो सर। रोटेशनल डायनेमिक का ये नो बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट तुम लोग को समझ गया तुम लोग ने खत्म कर डाले इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और एक और चीज इसमें बार बार रिपीट होगा, ये दिस एप्सिलॉन पार्ट, दिस एप्सिलॉन पार्ट इज रिप्रेजेंट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक्सप्लेन वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, वैक्यूम और मीडियम। if they are representing only permittive, this symbol is representing you are doing experiment in only medium। मीडियम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नो, इट रिप्रेजेंट दैट कि यू आर डूइंग आइदर एयर मीडियम, लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम, कहीं ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अगर इसकी जगह पर एप्सिलॉन 0 लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, यू आर डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट इन वैक्यूम मीडियम। ओके ना, इस मीडियम का भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, वो क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब हम इस परमिटिविटी मीडियम को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या, वो का मतलब क्या होता है, दो परमिटिविटी मीडियम के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
जैसे एक मीडियम को अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो किसी भी मीडियम को हम लोग उसके वैक्यूम मीडियम से कैलकुलेट करते हैं। देखो साइंटिस्ट लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उनका मेन टारगेट क्या रहता है, सबसे ज्यादा चीज हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, पूरे यूनिवर्स में वैक्यूम प्लेस ज्यादा है। अगर आप अर्थ के बाहर जाओगे तो अर्थ के बाहर तो हवा ही नहीं है, और वो हिस्सा ज्यादा है यूनिवर्स में। इसलिए साइंटिस्ट लोग का मेन टारगेट क्या होता है कि हमें वैक्यूम में करना है, ना कि किसी मीडियम में। तो हमेशा जब भी हम लोग किसी परमिटिविटी मीडियम का कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी मीडियम को उसके वैक्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ किसी को डाउट आया? वकास, तबस्सुम, शिवा, क्लियर है? पक्का? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग? बिकॉज अभी मैं इतना बेसिक बात में काफी प्रॉब्लम आएगा जब ये इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने चार्ज प्रोड्यूस होंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि इस स्फेयर का, जो स्फेयर हमें दिया हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी है। ना डेंसिटी, हाउ वी आर रिप्रेजेंट डेंसिटी बाय लाइक दिस सिंबल, दिस रो सिंबल इज रिप्रेजेंट द डेंसिटी। ये जितनी ज्यादा होगी उतना चार्ज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितनी डेंसिटी कम होगी उतना चार्ज कम प्रोड्यूस होगा। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट वो कैसा है, सर्कुलर, स्फेरिकल फॉर्म में। हम लोग को पता है स्फेरिकल फॉर्म के सरफेस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। स्फेरिकल फॉर्म में अगर कोई भी चीज हो तो उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। आई एम राइट और रॉन्ग? वी आर यूजिंग दैट फॉर्मूला इन ड्रॉप बबल्स में भी यूज किया था सरफेस टेंशन में, याद है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे अब तक हम लोग ने स्टार्ट ही नहीं किया, हम लोग जस्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पार्ट। नाउ वी स्टार्ट, नाउ वी नो अबाउट एवरीथिंग, सो वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ना सेकेंड थिंग, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, जहां पर मुझे ई कॉस थीटा मिल रहा है वहां पे मुझे डीएस भी मिल रहा है। इस केस के अंदर मैं कहना है से दैट कि मुझे ई कॉस थीटा और एरिया दोनों एक ही लाइन में, अगर दोनों एक ही लाइन में, तो कहना है से दैट माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड माय एरिया इज पैरेलल, करेक्ट? if both thing is parallel, so based on this angle, can I say that the angle is made is 0 degree Celsius angle? Correct, students? And why this angle become this 0 degree? तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों साथ में कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया के बीच में एंगल कॉस थीटा का बने। ये अभी अभी हम लोग ने देखा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक? ना मेरे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री? हाँ वकास, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? तालिब, cos 0 is 1, cos 0 is 1, this part become 1, what is the remaining part? फाइनली आप लोग को क्या मिल रहा है? EDS। रिमेंबर दिस पार्ट कि हम लोग को EDS मिल रहा है ना? अब आते हैं हम लोग देखते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया। अगर मुझे फ्लक्स थ्रू एरिया देखना है, थ्रू एरिया मुझे क्या मिल रहा है? एरिया को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्स्ट बुक? डीएस से। तो फ्लक्स थ्रू एरिया मुझे यही मिल रहा है। EDS क्या है मेरा? फ्लक्स थ्रू एरिया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड ऑन एरिया। मुझे इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? E.ds से। तो फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स को हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब अपने को नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पता करेंगे? सिंपल है, हम लोग को जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में तुम लोग को जो फॉर्मूला दिखाया था ना, वो फॉर्मूला लिखो। क्या रहेगा? इंटीग्रेशन फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस। यही मिला है ना अभी, देखो ना, यही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो यहाँ पे शो कर रहा था ना, यहाँ पर वही चीज को मैंने लिखा है। अब वेक्टर साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। वाई वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वेक्टर साइन? बिकॉज कोई मीनिंग ही नहीं है। और हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, उस पूरे चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम है। सेम का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है। अब यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो उसको इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लिखते, तो आउट करो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएस। इसको इतना करके थोड़ा सा लीव कर दो। लीव नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो डीएस का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग को पता है यहाँ पे जो एरिया कैसा है, 4πr² है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? फ्लक्स इज इक्वल टू E.4πr²। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्ड यहाँ तक? टिल किसी को डाउट है? हाँ स्टूडेंट, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? आगे बढ़े तबस्सुम, नंदिनी? यस सर। तो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, और कोई कंटिन्यू कर रहे हैं इरेज के बाद भी।
तो हम लोग आगे वाला पार्ट ले लेते हैं एंड वी आर टेकिंग दैट पार्ट। यहाँ से देखो ये वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं ये वाला पार्ट ले लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग को डायग्राम की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के भी अब कॉन्सेप्ट आ गया ना, डायग्राम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो हम लोग ने देखा कॉस थीटा क्या आ रहा है, कॉस 0 आ रहा है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1। फिर हम लोग ने ये सॉल्व करके ईडीएस फाइंड किया। फिर मैंने बोला फ्लक्स थ्रू एरिया क्या है, ईडीएस है, दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब मैंने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो ई है दैट इज रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हर चारों डायरेक्शन में सेम है। तो इसको बाहर निकाल देंगे एज अ कांस्टेंट, अंदर बचेगा एरिया। नाउ वी नो दैट एरिया इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाई आई एम सेइंग 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर है, करेक्ट ना, एरिया स्फेरिकल फॉर्म में, शेप में। नाउ नेक्स्ट इसको आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था गॉस लॉ के हिसाब से, याद करो इंट्रोडक्शन में बता रहा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। यही था फॉर्मूला हमारे पास ना, इसको E ds। अब इसको फर्दर कर, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 तो ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या मिली E ds की, क्या मिली, E 4 पाई आर स्क्वायर, यही मिली कि नहीं मिली, करेक्ट ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सेप्ट दिस E, इस ई को छोड़कर इस 4 पाई आर स्क्वायर को ले टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा चलो देखते हैं। देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस पार्ट। यहाँ तक किसी को डाउट आया तो ये देखो, ये मेरे को पहली इक्वेशन बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। एनीवन एनी डाउट हियर, नंदनी, तबस्सुम, कुलसुम। ना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले, देखो कोई भी चार्ज किस पे निर्भर करता है, कोई चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा, वो निर्भर करता है कि डेंसिटी कितनी है जिस पैर में चार्ज हो रहा है, और उसके साथ साथ उसका एरिया कितना है, बरोबर ना, गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। देखो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा किसी स्पेयर में, वो निर्भर करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है स्पेयर की, और उसका एरिया कितना बड़ा, जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा डेंसिटी, करेक्ट ना। तो डेंसिटी को तो एज इट इज लिखेंगे, पर मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे को जो चार्ज का फॉर्मूला मिला है ना, दैट चार्ज फॉर्मूला, वेयर आई एम पुटिंग दैट चार्ज फॉर्मूला, यहाँ पर दिख रहा है क्यू। इस क्यू की जगह पे मेरे को ये जो नई वैल्यू मिली है ना कॉन्सेप्चुअल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम लोग को, वो पुट कर देना है वहां पे। चलो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स नहीं, ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू अपन 4 पाई था, तो क्यू की जगह में क्या ले लूंगा, सिग्मा रो, सॉरी रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। समझा यहाँ तक, किसी को डाउट आया यहाँ तक? आया, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है ना। ना 4 पाई और 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ स्टूडेंट, क्या बचेगा, क्या बचेगा। अच्छा एक और स्मॉल करेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर जो चार्ज के बेस पे जो एरिया दिखा रहे हैं, वो अपन दिखा रहे हैं स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर के एरिया में स्मॉल आर नहीं लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, कि स्क्वायर का एरिया है ना, सेंटर से यहाँ तक का रेडियस आर था, और जो स्मॉल आर था एक्चुअली वो पॉइंट पी तक का रेडियस था। तो स्मॉल करेक्शन हो गया, तो मैंने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लिया। तो अब आर तो नहीं कटेगा, आर को छोड़कर सब कट जाएगा, करेक्ट ना, नीचे वाला आर भी सही सलामत रहेगा, बाकी सब कट गया। तो बताओ फाइनली क्या बचा, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। समझ में आया कैसे निकाले। अब इस फॉर्मूले के जरिए जो तुम्हारा शेप दिया ना स्फेरिकल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते। मान लो मैं तुमको बोलूंगा एक काम कर वकास, ये इस पॉइंट पी पर बता मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है इस चार्ज स्फेयर की। तो बोलेगा अरे बहुत इजी है सर, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, मुझे डेंसिटी दे दो, रेडियस दे दो, ये सारे पार्ट दे दो, मैं झट से निकाल के दिखाता हूँ तुमको। समझ में आया, किसी को कोई डाउट आया यहाँ पर, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मान लो यस सर, ये जब तुम, हाँ हाँ क्या बोल रहे हो वकास, कुछ बोले। क्लियर है सर, बोल रहा हूँ। ओके, अब मान लो मैं बोलता हूँ कि ये जो तुम्हारा पॉइंट पी है ना, वो सरफेस पर ही है, और हमें को पता है सरफेस पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर से चार्ज के डिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गया,
क्योंकि अब तुम्हारा पॉइंट पी कहाँ पर है, सरफेस पर ही है, दूर नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों आर बराबर हो गए। अगर ये दोनों आर बराबर हो गए तो इस केस के बेस पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे हम लोग केसेस की स्टडी कर रहे हैं। अब मान लो कि तुम्हारा जो पॉइंट पी है ना वो स्फेयर के अंदर ही है। मैंने पहले ही तुम लोग एक्सप्लेन किया था, अगर किसी चार्ज के अंदर कोई चार्ज नहीं होता और अगर तुम्हारा पॉइंट अंदर और तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा एक काम करो, पी जो है ना चार्ज डेंसिटी के अंदर है, तब बताओ इसका क्या आएगा आंसर, क्या आएगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। तो डायरेक्ट बोल देना, बोला सर जीरो आएगी, क्योंकि अगर ग्रेविटी जीरो हो सकती है किसी अर्थ के अंदर तो चार्ज भी तो जीरो होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा बाहर बनते हैं, अंदर नहीं बनते चार्ज, करेक्ट ना। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, फर्स्ट एप्लीकेशन इजी था, सिंपल था, सारे स्टेप्स क्लियर हुए, कोई एनी डाउट, आगे बढ़े। इरेज करता हूँ, चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो मैं केसेस भी दिखा देता हूँ तुम लोग को। हम लोग ने कहाँ पर, देखो ये फॉर्मूला निकाला, हम लोग ने केसेस भी देख लिया। देखो यहाँ पर केसेस दिख रहे ना सभी को। सर मैंने क्या बोला कि चार्ज सरफेस पर पॉइंट पी है, तब दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगे। हाँ बोलो वकास। सर आर स्क्वायर पहले ही काट सकते ना सर अपन, फिर ऐसे ही नहीं, डायरेक्ट। हम लोग डिफरेंट फॉर्मूला बना रहे हैं। एक जनरल फॉर्मूला होता है वो अलग चीज है, पर आप यहाँ पे केसेस देख रहे हैं। मान लो अपना पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, एक सरफेस पे ही है, तब दोनों आर बराबर होंगे, तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख रहे हैं। उसी फॉर्मूले को ही काट के बना रहे, पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के बेस पे फॉर्मूला बना रहे। मान लो अभी एक बच्चा बोलेगा सर मान लो हमारा जो चार्ज पॉइंट पी है वो एकदम अंदर ही है किसी सेल के, तब क्या होगा, तो मैंने कहा जीरो रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग केसेस के बेस पे बनता है, और इस फॉर्मूले की को बनाने के लिए हम लोग को जनरल फॉर्मूले की हेल्प ही लेनी पड़ती है, जो फाइनल स्टार्टिंग में बनाया ना उसकी मदद से ही बना पाएंगे। तो कुछ डाउट है यहाँ पर, एनीवन हैविंग एनी डाउट। अभी देखो स्लो हो जा रहे, बाद में अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड केस में मैं बता देता हूँ। सेकंड केस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इस बार क्या हो रहा है, चलो इसको पहले ले लेते और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी, फिर इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी स्लो एक्सप्लेन कर रहा ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग इसके, तो अपन इतना स्लो करेंगे 40 मिनट भी हो गया है ना, कोई बात नहीं। एक बार अंडरस्टैंड हो जाए ना तो अपना फास्ट काम होगा, एकदम चुटकियों में हम लोग करेंगे हर चीज, एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस बार क्या है कि ये सिलेंडर बना, पहले अपन डायग्राम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये शुरू कैसे हुआ। तो बोल रहा है एक वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस वायर में से अगर तुम करंट पास करोगे, बरोबर वकास, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इसके चारों दिशा में, इसके आजू बाजू ही बनेगी, करेक्ट, बरोबर ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, अरे जरा ध्यान से देखा तो बिल्कुल सिलेंडर जैसा नहीं बन रहा है, यानी वायर ऐसा क्या है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बिल्कुल सिलेंडर जैसे बन रही है। यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, अगर किसी में करंट स्ट्रेट इस तरह से जाए तो उस पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके आजू बाजू बनती है। तो ये बिल्कुल सिलेंडर जैसे नहीं बन रही। आप तुमको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। तो फ्रॉम सेंटर, किसी भी करंट के सेंटर से उस सिलेंडर तक का डिस्टेंस, जहां तक स्ट्रॉन्ग तुम्हारी इलेक्ट्रिक या चार्ज प्रेजेंट है, मान लो ये वायर इतना थिक है, ठीक है, तो ये थिकनेस को उसने देखो सिलेंडर से बनाया है। तो यहाँ एज अ सेंटर से एक जगह का डिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल आर एक्चुअली क्या है, किसी मोटे वायर का सेंटर से उसके यहाँ तक का डिस्टेंस है, समझा। दूसरा मैं बोलूंगा, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं बोलूंगा एक रैंडम पॉइंट पी लेते और पता करते वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, उसका डिस्टेंस मैं ले लूंगा स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ पर भी। अब मुझे स्मॉल पॉइंट पी का डिस्टेंस पता करना है, और उसके साथ साथ उसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, उसको डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी, उसको ई से पता करेंगे। अब ऊपर से लेके नीचे तक का जो डिस्टेंस होगी उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ से। एक सिलेंडर का जो पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है चार्ज के ऊपर से नीचे तक का, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एल, लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कितने ज्यादा चार्ज हो गए वो किस पे निर्भर करता है, डेंसिटी पर। जितना थिक वायर उतनी ज्यादा डेंसिटी, उतना ज्यादा चार्ज उसमें से ट्रैवल करेगा, उतने ज्यादा चार्ज उसमें प्रेजेंट भी होगा। किसी को डायग्राम में कोई आशंका है, कोई डाउट है स्टूडेंट, तो हम लोग आगे बढ़ जाए फिर। तो वापस से सेम कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है इसके अंदर भी, अगर सारे पार्ट। अब वापस से मैं एक एरिया कंसिडर करूंगा। देखो मैं इस पार्ट को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे एरिया के परपेंडिकुलर है, और मान लेते एक टेंजेंट खींचता है, इस टेंजेंट से मैं एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक स्मॉल एरिया।
अगर इस एरिया के बेस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एरिया में भी होगी, पर एंगल के करीब तो ई कॉस थीटा लिखेंगे, ये हमें पता है। दूसरा मैं बोलूंगा ई कॉस थीटा बेस पर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एक ही जगह बन रहा है, यानी दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो बनने वाला एंगल वापस से 0 डिग्री बनेगा। अगर वापस से 0 डिग्री बनता है तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, ई डी एस मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया बराबर मिलेगा। कि कॉस थीटा 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, करेक्ट। तो ये मुझे आ गई फ्लक्स की वैल्यू बेस्ड ऑन गॉस लॉ। पर यहाँ पर जो एरिया है वो कैसा एरिया है यहाँ पर, हाँ वकास, यहाँ पे बनने वाला जो एरिया है कैसा है, सिलेंड्रिकल है कि नहीं? इफ एरिया इज सिलेंड्रिकल तो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। यही है ना फॉर्मूला, क्लास 10 में भी ऑलरेडी स्टडी दिस पार्ट। तो कैन वी राइट लाइक दिस, जब इंटीग्रेशन में अप्लाई करूंगा इस पे तो मैं ई तो कांस्टेंट होगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया क्या ले लूंगा 2πr²। तो ये मुझे मिला फ्लक्स। पर मेरे पास फ्लक्स के एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, मेरे याद है मैंने पहले भी बोला था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस के हिसाब से Q/ε0 ई इंटू डी एस। तो ई इंटू डी एस की जगह मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देता हूँ 2πrl में। डायरेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तुम लोग को, करेक्ट ना। अब उसके बाद क्या करता हूँ, ई को छोड़कर सबको एक जगह सेपरेट करो। अगर सबको एक जगह सेपरेट करो, पर सेपरेट करने से पहले यहाँ पर एक नया वर्ड आने वाला है, दैट इज लेंथ, करेक्ट। लेंथ आया है और चार्ज भी आया है। यहाँ पर जो चार्ज वो कैसा है, किसी वायर में चार्ज कैसा होता है, लीनियर होता है कि नहीं? अगर चार्ज लीनियर है तो उस लीनियर चार्ज को हम लोग एक नए वर्ड से रिप्रेजेंट करने वाले, दैट इज नथिंग बट लैम्बडा। दिस लैम्बडा इज रिप्रेजेंट द लीनियर चार्ज। और ये चार्ज, लीनियर चार्ज किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल चार्ज पर। और वो टोटल चार्ज कितने लेंथ तक फैला है वो बताएगा उसका लीनियर चार्ज। समझ में आ रहा है ये वाला? अब मुझे क्यू चाहिए तो लेंथ को उस तरह भेजो। तो टोटल चार्ज किस पे निर्भर करता है, लीनियर चार्ज और उसकी लेंथ पर। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यू की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा लैम्बडा इंटू एल। ओके, so what I'm getting here, lambda dot L upon epsilon 0 is equal to E dot 2πrl। अब अपने को क्या करना है, जस्ट शिफ्टिंग करके एडजस्टमेंट करना है। E को छोड़कर सबको एक साइड एडजस्ट करो तो मुझे क्या मिलेगा, तो स्मॉल एल और स्मॉल एल तो कट जाएगा, दिख रहा है वकास यहाँ पे, आदिल स्मॉल एल कट गया, क्या था रिमेनिंग बचेगा, लैम्बडा अपॉन 2π/ε0 इंटू आर। ये मिल गया मुझे फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक स्ट्रेट वायर का। इसके जरिए कोई भी पॉइंट अगर मैं तुम लोग को देता हूँ तुम इजीली इसका कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? अब यहाँ पे कंडीशन दी है कि तुम्हारे को मैं 2 सिलेंडर दे सकता हूँ। मान लो 2 सिलेंडर, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 चार्ज होते हैं। अगर मान लो किसी वायर पे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकल रही है तो उस वायर के आसपास सरफेस पे कौन सा चार्ज बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर के करीब जा टूवर्ड, उसके मुंह टूवर्ड को हो रही है, उसके करीब जा रही है, तो उसके सरफेस पे कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ये याद रहेगा तुम लोग को। तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था। अगर सोर्स से अवे जा रही है तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स के करीब आ रही है तो उस पे सरफेस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। किसी को कोई डाउट आया है यहाँ पर? एकदम इजी है कि नहीं कॉन्सेप्ट? बेसिक आइडिया होना चाहिए वरना बहुत इजी है हर एक चीज। बोलते ना जब तक समझ आ रहा है सब कुछ, सब इजी है, सब आ रहा है, हाँ सर इजी है। देखो मैंने यही सारी चीज एक्सप्लेन किया, ये मैंने बॉक्सेस भी बता दिया। मैं टेक्स्ट बुक से इसलिए पढ़ा रहा ताकि मैक्सिमम कंटेंट को कवर कर सकूं। जब तुम लोग टेक्स्ट बुक देखते हो ना, सर ये नहीं पढ़ा है, सर ये नहीं पढ़ा, इसलिए मैं, अच्छा एक मैं काम दे रहा हूँ तुम लोग को, चलो एक छोटा सा तुम लोग काम कर सकते हो। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन समझोगे खुद से, मैं थोड़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाइप है, एक थिन शीट है, एक शीट है तुम्हारे पास कागज की तरह, मान लो एक मेटल की शीट है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में से ही तुमने ना एक ठोस दिया है तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में पूछ रहा हूँ, यानी इधर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा हूँ और इधर की भी पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर एक रेडियस है, हम दोनों एक साथ स्टडी करेंगे ना, पॉजिटिव लगी एक तरफ की नेगेटिव रहेगी। नहीं दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, शीट पॉजिटिव है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइड से बाहर निकल रही है। समझ में आया वकास? हाँ सर। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ग्राफ नहीं है यहाँ पर,
यहाँ पर अगर रेडियस है तो इधर पे भी रेडियस है, इसलिए यहाँ पर टोटल रेडियस कितना रहेगा, 2r रेडियस रहेगा, याद रखो ये बात को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखो सेम ही जा रहा है, इसलिए मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि शीट के बीच में से गया है सिलेंडर। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल एरिया कितना है, एक राइट साइड में भी एरिया है और एक लेफ्ट साइड में भी एरिया। अगर दो एरिया तो मुझे फ्लक्स ऐसे लिखना पड़ेगा, हम लोग बार बार फ्लक्स ऐसा लिखते हैं ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस, याद है कि नहीं, ऐसे लिख रहे थे ना, पर अब मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। क्यों लिखा, समझ में आया। और दूसरा चीज, यहाँ पे हमेशा पैरेलल ही रहेगा, जो एरिया रहेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल ही रहेगा, इसलिए हम लोग कॉस थीटा शो ही नहीं करेंगे। ये जो देखो कॉस थीटा मैं बार बार अब शो कर रहा हूँ क्या, नहीं। अब दूसरा चीज, यहाँ पर 2 एरिया है और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जब दोनों को ऐड करेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2EA। समझ में आ रहा है वकास कैसे हुआ, 2 है ना तो दोनों को साथ लिखेंगे, एक P रहेगा एक P डैश रहेगा, पर दोनों साइड यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अवे हो रही है, इससे दोनों को मिलाने पर टोटल चीज डबल हो जाएगी, 2EA आ जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट अगर तुम देखो तो वो एक घिसा पिटा कॉन्सेप्ट जा रहा है और तुम लोग को फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, ये डेरिवेशन में कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है तो मैं तुम लोग को ये होमवर्क दे सकता हूँ, ये चलो तुम लोग ट्राई करो एक, सही ना, थोड़ा तुम लोग को भी करना चाहिए ना एक एप्लीकेशन। कोई डाउट है वकास यहाँ पे? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डेरिवेशन, नो थोड़ा सर। अच्छे से लिखना, इसका फोटो खींचना और जो ग्रुप से ना अपना उसमें भेज देना मुझे, ओके। लेस देन 1 मिनट बाकी है, ठीक है। और स्टडी अच्छे से करो, जो लोग सीरियस है एग्जाम के लिए, काफी कम दिन है और टाइम टेबल भी आ गया, ये वाला ट्राई करना। जी सर। सपोज तुम लोग को डाउट भी आया ना, यू कैन आस्क, ओके, नेक्स्ट लेक्चर सर नहीं आया, मोस्टली तो नहीं आएगा, 100% श्योर कि मैंने 2 एप्लीकेशन टफ पढ़ा दिया, ये सबसे इजी एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। यस सर। बाकी एनीथिंग एल्स, एनी अदर रिक्वायर इंफॉर्मेशन, कुछ और बात करनी है? लेस देन सर 1 वो वैसे टाइम अपने टेबल आप ही कट का। टाइम टेबल का जो भी रहेगा बताएंगे तुमको, एडवांस में मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। लेस देन 1 मिनट है तो अपने आप कट जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग है वो मैं चैनल में डाल रहा हूँ, वो चैनल का लिंक मैं भेज दूंगा कभी ना कभी, ठीक जी है। सर। ओके, एनीथिंग जी एल्स? सर। ठीक है, हाफिज तो सर। अपन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।